नमस्कार दोस्तों। तो आज के एपिसोड में एक नया खुलासा करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ ऐसे कोर्ट केस के बारे में जो मैं 6 साल से झेल रहा हूँ, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और सिर्फ एक इंसान की मदद की मैंने, उसका नतीजा भुगत रहा हूँ मैं। आज उस केस का जजमेंट डे है, देखते हैं क्या जजमेंट आता है। तो बने रहिए मेरे साथ। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार और एडवेंचरस कहानी की वजह से, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। गंदी बाइक है तुम्हारी भैया, एक सड़ेली बाइक से अच्छी है। और एक तुम्हारा स्कूटर, वो तो आगे ही नहीं बढ़ता है। बाय बाय। तो हमको चेंज करवाना था अपने हेलमेट का वाइज़र। फ़ोन पे बात कर ली थी, मेरे घर के पास ही था ये स्टोर, तो कर लेते हैं फिर वो काम फटाफट। चलिए बढ़िया सर, कभी साथ में राइड करेंगे, मौका मिला तो टच बेस करिएगा आप, है ना? ये भी हमारे ग्रुप अच्छा है। ग्वालियर की फीमेल राइडर है, अपने ग्रुप के हमारा ही ग्रुप है यहाँ पे, अल्टीमेट वॉरियर राइडर्स करके। क्या बात है। अब बंदे कैमरा देख के हो गए खुश। क्या ही प्यारा सनसेट हो रहा है। ग्वालियर से निकलते निकलते हमने ये आदत डाल ली है कि ग्वालियर से जब भी निकल रहा है सनसेट के टाइम पे निकल रहा है। एक्चुअली सूट करता है मेरे को, खासतौर से गर्मियों में। बड़े प्यारे खेत है ये, और सनसेट के टाइम पे और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। क्या ही नज़ारा लग रहा है। वी आर ऑफिशियली आउट ऑफ ग्वालियर नाउ। खतरनाक बानमोर, मतलब कोई भी बार आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं बानमोर क्रॉस कर रहा हूँ और मुझे पागलों तरीका ट्रैफिक ना मिले। कोई कहीं भी घुसा रहा है, कोई ट्रक निकाल रहा है, कोई ट्रॉली निकाल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बानमोर के बारे में खराब, तो देखो, खुद ही देख लो क्या क्या चलता है हमारे बानमोर में। ये धौलपुर डिपो मोटरसाइकिल की तरह बस चला रहा है यार, मतलब खतरनाक। इधर ले लेता है, उधर ले लेता है, सबको ओवरटेक करते हुए भागी जा रहा है। मैं बीच में निकालने की कोशिश किया तो इसने दबा दिया मुझे, मतलब मेरी साइड को दबा दिया, फिर मुझे रुकना पड़ा। क्या ही खतरनाक बंदा है ये जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे चंबल के टीले। तो हम एंटर कर चुके हैं चंबल में, एंड कौन नहीं जानता चंबल को, चंबल के डकैतों के लिए। बट आजकल सारे डकैत पहुंच गए पार्लियामेंट में, तो इसलिए चंबल में नो डकैत, ओनली गुड पीपल लेफ्ट नाउ। जो गांव वाले सीधे साधे बेचारे हैं। यहाँ हुआ है कुछ खतरनाक एक्सीडेंट। ये जो समय होता है ना, जब ना रात होती है ना दिन होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। मतलब खतरनाक इन द सेंस खूबसूरत तो बहुत होता है, लेकिन विजिबिलिटी के टर्म्स में बहुत खतरनाक होता है। अगर आप लाइट जला भी लो तो इसमें इतने अच्छे से वो लाइट काम नहीं कर रही होती है, एंड ना जलाओ तो भी आपको ठीक से नहीं दिख रहा होता है। तो बड़ा ही अतरंगा विचित्र टाइप का समय होता है ये। यार कितनी नीट एंड क्लीन लाइटिंग की हुई है इस ट्रक वाले ने, अमेजिंग। तो ये है जी चंबल नदी। आपको दिख तो नहीं रही होगी, मेरे को हल्की हल्की दिख रही है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इकलौती नदी है आज के रूट में जो हम करने वाले 350 किलोमीटर में से। तो हमें मिल गया पेट्रोल पंप, और फिलहाल यहाँ पे डलाया हमने धौलपुर में 5 लीटर 544.75 रुपए का एट द रेट ऑफ 108.95। 5 लीटर पेट्रोल डला लिया हमने राजस्थान में, विच इज गुड इनफ टू रीच अ डिसेंट पेट्रोल पंप ऑफ उत्तर प्रदेश। Let's roll now. If you are new to my channel, I am शरद त्यागी and I am a moto vlogger। फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा हिमाचल राइड। अभी जा रहा हूँ मैं अपने एक घर से दूसरे घर की तरफ। ग्वालियर मध्य प्रदेश है मेरा होम टाउन, और शांगढ़ हिमाचल प्रदेश जो कि कुल्लू जिले में पड़ता है, वहाँ मैं रहता हूँ। तो फिलहाल मैं राइड कर रहा हूँ ग्वालियर से शांगढ़ के लिए। ये राइड कंप्लीट करूंगा मैं 2 से 3 दिनों में, बट इसके बाद आगे हमारा हिमाचल प्रदेश में एक्सप्लोरेशन चलता रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मजा आने वाला है बहुत सारा। हर राइड होती है नई, जिसमें होता है नया एडवेंचर और नई कहानियाँ, भले ही रास्ता सेम हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो जी अब हम एंटर कर गए हैं, करने वाले हैं, कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो वेलकम टू उत्तर प्रदेश जी। तो ये आ गया है बाईपास वाला टोल, और यहाँ पे इन्होंने मोटरसाइकिल का रास्ता भी ब्लॉक करके रखा है। वाह रे वाह ट्रक वालों, मतलब मोटरसाइकिल के इंसान नहीं है क्या? खैर हम अपना रास्ता स्वयं खोज लेते हैं। एंड दिल्ली बचा है, यानी कि हमारी मंजिल बची है 178 किलोमीटर। रिजर्व लगा ही था तब देखा हमें ये। तो ये हो गया 9 लीटर 864.72 रुपए का एट द रेट 96.08 पर लीटर, नियर टू मथुरा उत्तर प्रदेश। दे दे मुंह पे ही दे दे मेरा सारा दुआ तू। तो जी हम क्रॉस कर रहे हैं मथुरा शहर, और ये है जय गुरुदेव। एक्चुअली इस वाले हाईवे पे मैं लगभग पिछले, मुझे लगता है 13-14 सालों से राइड कर रहा हूँ, जब से मैंने 500 सीसी ली थी अपनी क्लासिक।
जो अब रिटायर हो चुकी है। तो 2010 में खरीदी थी और तब से मैं नोएडा ग्वालियर या दिल्ली ग्वालियर कर रहा हूँ। एंड उस टाइम ये 2 लेन हाईवे हुआ करता था, 4 लेन नहीं था। एंड तब भी ये जय गुरुदेव आश्रम मेरा लैंडमार्क हुआ करता था कि ओके मथुरा क्रॉस कर गए अब, तो जल्दी से जल्दी अब पहुँचेंगे हम नोएडा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आ गया उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर वाला टोल गेट, और मेरे राइट हैंड की कुछ भयानक ही नसें चढ़ रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल पेन हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा। मुझे ग्लव उतारना पड़ेगा लगता है इस टोल के बाद। एक्चुअली ये वाली हड्डी मेरी टूटी हुई है, टूटी थी एक राइट पे, उसके बाद ठीक से लोकेट नहीं की जिस डॉक्टर ने फिक्स की थी, तो अभी भी इसकी वजह से अजीब सी अकड़न आ जाती है हाथ में राइड करते टाइम। कभी कभी करते थोड़ा रिलैक्स देते हैं इसको, मसाज करते हैं थोड़ा। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, शायद जो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाता है ना ग्लव के अंदर, उसकी वजह से हो गया। तो मैं अभी एक हाथ में ग्लव नहीं पहन रहा हूँ, उसको अंदर रख दिया है, और एक हाथ में कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें पहने रहते हैं। सेफ्टी तो रहती है, हाथ भी फ्रेश रहता है, धूल मिट्टी वगैरह नहीं आती। अभी फार बेटर फील कर रहा हूँ इस हाथ में मैं, बट स्टिल जैसे ही वो ग्लव वापस पहन रहा था तो मुझे हल्का सा पेन हुआ, तो फिर मैंने कहा ग्लव नहीं पहनते हैं फिर। वेलकम टू हरियाणा। एंड इसी के साथ हमारा चौथा स्टेट शुरू हो गया आज का। हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही है मेरे मुँह पे, और मैं नहीं चाहता कि ये बूंदें और तेज हों। अभी इस एम्बुलेंस को रास्ता दिया हमने, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गए। तो ये जो बदरपुर है, बदरपुर के बाद ही दिल्ली शुरू हो जाएगी। तो अब जो है जी हम दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। वेलकम टू भारत की राजधानी दिल्ली। तो सरिता विहार मेट्रो स्टेशन आ गया है, और यहीं के आगे से है वो नोएडा का जो रास्ता है। बट यहाँ पर दिल्ली की चेक पोस्ट लगी हुई है, और ये लड़के नारे लगा रहे हैं। तो ये पहुंच गए जी हम कालिंदी कुंज। कुछ दिन पहले ही अभी हम यमुनोत्री की तरफ गए थे, जहां हमने पावन और स्वच्छ यमुना के दर्शन किए थे। और ये है बदबूदार यमुना। अभी भी हम यमुना को क्रॉस कर रहे हैं, भयानक बदबू आ रही दोस्तों। सो वेलकम टू नोएडा। यार एक बात तो है, नोएडा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़बरदस्त हो गया है। आई मीन ये जो मेट्रो स्टेशंस है, सिटी सेंटर, गोल्फ कोर्स, इन सब पे मैं आया करता था जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था नोएडा में IBM में। एंड उस टाइम ऐसा इंफ्रा नहीं था, आई मीन मेट्रो स्टेशंस थे, बट अभी नीचे भी पूरा अमेजिंग लग रहा है। हर रंग कुछ कहता है, आओ बनाए सफ़र सुहाना। अमेजिंग पेंटिंग्स। पहुँच गए हम होटल DS पैलेस 2, वो स्टे फॉर द डे। The next day. तो हमें एकदम रेडी। तो आज के एपिसोड में एक नया खुलासा करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ ऐसे कोर्ट केस के बारे में जो मैं 6 साल से झेल रहा हूँ, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, और सिर्फ एक इंसान की मदद की मैंने, उसका नतीजा भुगत रहा हूँ मैं। आज उस केस का जजमेंट डे है, देखते हैं क्या जजमेंट आता है। लोअर कोर्ट में ये 6 साल से चल रहा है प्रकरण, और आज है हम नोएडा में फिलहाल, और नोएडा से सफ़र कर रहे हैं दिल्ली द्वारिका के लिए। द्वारिका कोर्ट जा रहे हैं हम। तो जी करते हैं कहानी शुरू। तो ये बात है 2016 की। मैं उस समय ऑलरेडी HMRA शुरू कर चुका था, नौकरी छोड़ चुका था। नौकरी छोड़े हुए मुझे 3 साल हो गए थे। एंड आई वॉज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल राइडर। मैं मोटरसाइकिल ग्रुप्स लीड करता था मेजरली लद्दाख के लिए। द्वारिका में मेरी कंपनी जो है HMRA प्राइवेट लिमिटेड, वो द्वारिका यानी कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है। एंड द्वारिका में मेरा फ्लैट था जहाँ मैं रहता था। मैं अपने फ्लैट से जा रहा था नोएडा के लिए। जैसे ही मैं निकला, मैं एक्चुअली सेक्टर 22 द्वारिका में रहता था, और जो लोग वहाँ रहे हैं या गए हैं या रहते हैं उनको पता होगा कि वहाँ से अगर आपको नोएडा की तरफ जाना है तो आप सेक्टर 1 की रेड लाइट पे पहुँचते हो और वहाँ से राइट लेते हो। तो सेक्टर 1 की रेड लाइट पे मैं पहुँचा, और वहाँ पे रेड लाइट ही थी तो मैं रुक गया। एंड मेरे आगे बहुत सारे व्हीकल्स थे, ऑफ कोर्स वो बड़ा सिग्नल है। एंड जब भी दिन में जाओ या रात में, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हमेशा रुकी रहती है। चौराहा है वो एक्चुअली। तो मुझे लेना था जैसे ही ग्रीन लाइट हो तो राइट। तो क्लासिक 500 जिसका कि नाम हैमिल्टन है, उसको मैं राइड कर रहा था उस टाइम पे, और जैसे ही ग्रीन लाइट हुई मैंने राइट लिया।
अब जब वहाँ पे जो ट्रैफिक है, एक्चुअली ट्रैफिक जैम अलग चीज़ होती है और आप जब रेड लाइट पर रुकते हो वो अलग चीज़ होती है। तो ट्रैफिक चलता है तो उसकी अपनी एक स्पीड होती है, तो मैं भी उसी स्पीड से चल रहा था जिस स्पीड से ट्रैफिक चल रहा था। 30 के आसपास मेरी स्पीड रही होगी। और उसके बाद जैसे ही मैंने राइट लिया और राइट लेके मैं शायद 50 मीटर चला हूँ कि मेरे आगे जो बाइक थी, मेरे आगे मोटरसाइकिल चल रही थी 3-4, उसमें से एक मोटरसाइकिल जो एग्जैक्टली मेरे बिल्कुल आगे थी वो ऐसे करके साइड हुई। और जैसे ही वो साइड हुई, जैसे मान लो ये कार मेरे आगे चल रही है और ये एकदम से हट जाए और हटे और मुझे ऑटो दिखे, तो वो एक मुझे दिखी लड़की, ओके, और वो लड़की का मुंह खुला हुआ था, हाथ हवा में थे, जैसे कोई सरप्राइज हो जाता है ना, उस तरह की पोजीशन में थी वो। और मैंने आई अप्लाइड माई फुल ब्रेक्स। अच्छा, क्लासिक 500 की बात बता दूं, क्लासिक 500 एक भारी मोटरसाइकिल है, उसको मैंने मॉडिफाई कर करके और भारी बना दिया था। 20 लीटर का टैंक था, उसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस किए थे। कभी दिखाऊंगा मैं ब्लॉग में, क्योंकि जब तक मैंने ब्लॉगिंग शुरू की और यूट्यूबिंग शुरू की तब तक वो रिटायर हो चुकी थी। तो हमारा पहला 10 साल का जो प्रोफेशनल करियर है राइडिंग वाला, वो उसी ने झेला। एनीवे, तो वो जो मोटरसाइकिल है उसमें आगे डिस्क ब्रेक होता है बट पीछे ड्रम ब्रेक्स होते हैं, तो जो उसकी ब्रेकिंग है वो इंस्टेंट नहीं होती है। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ मैं जब भी उसको हार्ड ब्रेक्स लगाने होते हैं। बट आई डिड माई बेस्ट। मेरे पास शायद 2 या 3 सेकंड का टाइम था। जैसे ये कार जितनी दूर है उतनी दूर वो लड़की थी और मैंने फुल ब्रेक्स लगाए। सोचो 30 की स्पीड में था यार, ज़्यादा स्पीड में नहीं था। मोटरसाइकिल रुक गई, बट रुकते 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 उसने उस लड़की की थाई को टच कर दिया। अब वो सिंस पहले ही सरप्राइज थी। अच्छा, उसका सीन क्या था मैं बताऊं, वो कर रही थी रोड क्रॉस, शायद रेड लाइट थी तब कर रही हो, बट उसने अंदाजा नहीं लगाया, या हो सकता है भाई वो रेड लाइट पे क्रॉस कर रही हो और एकदम से ग्रीन लाइट हो गई हो, पॉसिबल, या फिर वो लेट गई हो, मतलब जानबूझ के भी लेट गई हो कि चलो निकल जाऊंगी दौड़ के, बट वो फंस गई थी ट्रैफिक के बीच में। एंड वो खुद जानती थी ये। इस शॉक के भी कारण जैसे ही बाइक टच की, वो बिल्कुल हिली नहीं, उसने बचने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत ब्रेक अप्लाई किए, फिर भी जैसे ही बाइक ने उसके लेग को टच किया वो हवा में उछली। और सिंस वो थोड़ी सी मोटी थी तो हवा में उछल के जब उसने लैंड किया तो उसका पैर लैंड करते टाइम पॉसिबली टूट गया। अब वो गिर गई, जैसे लैंड किया और वो फिर बैठ गई। मुझे पता था मेरी गलती नहीं थी और सब कुछ। उसके बाद भी सबसे पहले तो मैं अपनी मोटरसाइकिल को राइट में लगाया। मेरी मोटरसाइकिल गिरी नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो उछली, उसने लैंड किया, उसका पैर टूट गया। मैंने मोटरसाइकिल साइड में लगाई, हेलमेट उस पर टांगा और वहीं पे थोड़ी भीड़ तो ऑफकोर्स हो ही गई थी, वो बड़ा सिग्नल है। और एक ऑटो पकड़ा बिना किसी के कहे, किसी ने मुझे कहा नहीं वहाँ पे, बट मैंने खुद से एक ऑटो पकड़ा, अपनी मोटरसाइकिल से जस्ट चाबी निकाली। कैन यू बिलीव दैट? ऐसे ही साइड में मोटरसाइकिल छोड़ दी, उस पर हेलमेट भी टंगा हुआ था और वहीं पे पास में एक हॉस्पिटल था, शायद कुछ 200 मीटर रहा होगा, वहाँ पे मैं गया उसको लेके ताकि उसका इलाज करा सकूँ जल्द से जल्द। वकील साहब बार बार कॉल कर रहे हैं। हम फिलहाल क्रॉस कर रहे हैं साउथ एक्स, दिल्ली का सबसे पॉश मार्केट। तो जी आगे बढ़ाते हैं कहानी। तो वो उछली, गिर गई, फिर हम उन्हें ले गए हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल पहुँच के फिर उन्होंने कहा ठीक है हम एक्सरे वगैरह कर रहे हैं। मुझे पता चला कि वो किसी कॉल सेंटर में काम करती है, शायद कन्वर्जिस में काम करती थी, और वो इंश्योर्ड भी था अपनी कंपनी की तरफ से। फिर भी जो इनिशियल जहाँ जो पैसे भरने थे हॉस्पिटल में वो मैंने भरे। तो मैंने डिसाइड किया कि जब तक उनके ऑफिस के लोग नहीं आ जाते मैं वहाँ पे रुकूंगा हॉस्पिटल। तो जी हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद उन्होंने डायग्नोसिस में ले लिया उस लड़की को और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, ये पता चला कि ठीक है उसकी बोन टूट गई है लेग की, डायग्नोसिस के बाद पता चला, तब तक पुलिस नहीं आई थी। और अच्छा, इस बीच मैं अपनी मोटरसाइकिल और हेलमेट जो वहाँ पे छोड़ आया था, मैं हॉस्पिटल से बाहर गया। कैन यू बिलीव दैट? तब तक पुलिस वगैरह कोई नहीं आया था, मैं बाहर गया, अपनी मोटरसाइकिल हेलमेट लेके आया, हॉस्पिटल वापस आया एंड वापस आके वेट करने लगा कि उसका डायग्नोसिस आए। डायग्नोसिस आया, डायग्नोसिस में ये बताया गया कि उसकी टांग टूटी है और रॉड डालनी होगी। मुझे बताया गया कि करीबन 80,000 का खर्चा आएगा। अब फिर मुझे पता चला कि ये इंश्योर्ड भी है कंपनी से। चलो, मैंने कहा देखते हैं। उसके बाद पुलिस से एक पर्सन आए, शायद भीम सिंह जी थे वहाँ पे, तो उन्होंने बस मेरा लाइसेंस ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, और उस लड़की ने बयान देने से उस दिन मना कर दिया। उसने कहा कि कल मेरी मदर आएंगी, उसके बाद मैं कोई भी बयान दूंगी। ठीक है जी। पुलिस वाले ने हमसे कहा कि ठीक है त्यागी जी आप जाओ,
आराम से घर पे आराम करो। ड्राइविंग लाइसेंस मैं रख ले रहा हूँ, ठीक है जी। मैं चला गया घर, आराम किया। अगले दिन जब उठा, भीम सिंह जी को कॉल किया, तो भीम सिंह जी ने कहा कि एक तो भैया उस लड़की ने हॉस्पिटल चेंज कर लिया है, अब वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में है। और अच्छा, पिछले दिन भी मैं तब गया जब उसके ऑफिस के लोग आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि गए हम अगले दिन सर गंगाराम हॉस्पिटल, और जो भीम सिंह जी थे उन्होंने पहले ही मुझे कहा था कि अगर वो पैसे मांगे आपसे और कहे कि हम केस कर देंगे, नहीं तो पैसे दो, तो बिल्कुल मत दे। बोले कि कोई बड़ा केस नहीं है और आपका तो बड़ा स्ट्रॉन्ग, आपने मदद की उनकी, आप उनको लेके गए, गलती लड़की की थी, तो आप बिल्कुल केस से डरना मत, आप पैसे मत देना। मैं गया, उसकी मम्मी और कुछ घर वाले थे, वो एडमिट थी, उस रूम में गया, लड़की एक शब्द नहीं बोली। कैन यू बिलीव? उसकी मम्मी बोलती रही कि अरे आप तो इतने लंबे चौड़े हो, आपको हमारी लड़की नहीं दिखी क्या? उन्होंने मांगे मेरे से 2 लाख रुपए। उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा 2 लाख रुपए दे दो, हमारी लड़की की तो जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अरे जिंदगी बर्बाद कर दी? पैर टूट के जिंदगी बर्बाद हो गई? खैर एनीवे, उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे, मैंने मना कर दी, भैया पैसा तो नहीं दे पाऊंगा मैं। छोटी मोटी रकम होती तो दे भी देता शायद कि भाई इलाज के नाम पे, लेकिन ये तो एक्सटॉर्शन है। फिर एनीवे मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम फिर आप पे केस करेंगे। मैंने कहा आप कर दीजिए केस। ओके, ये कहानी की शुरुआत भी है और यहाँ पे एक चैप्टर खत्म हो। इसके बाद दोस्तों भारतीय न्याय प्रणाली के मजे देखे मैंने, मजा लिया। अगले 6 महीने केस रजिस्टर हुआ, मैंने वकील किया और सारी डेट्स की। मैं ये प्रैक्टिस करता था हर डेट पर जाने से पहले, कोर्ट जाने से पहले। कोर्ट भी देखने को मिला जिंदगी में पहली बार, और हर बार कोर्ट में जाने से पहले मैं ये प्रैक्टिस करता था कि जज पूछेंगे कि हाँ भाई शरद त्यागी क्या हुआ था उस दिन, तो मैं क्या बताऊंगा कि क्या हुआ। और कैन यू बिलीव, अगले 6 साल मुझसे किसी ने नहीं पूछा, किसी ने भी, कि क्या हुआ था। डेट पे डेट, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती रही, और मैं पैसे देता रहा वकील साहब को, कभी कभी कोर्ट के अर्दलियों को भी दिए कि ये डेट आगे कर दो, पीछे कर दो। सब कुछ देखा, बट न्याय या कोई ऐसा जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा नहीं देखा। उसके बाद आया कोविड, तो कोविड ने जो है हमारा केस को और डिले करवा दिया। 1-2 डेट मैंने कोविड में भी की, और हे भगवान क्या क्योस था द्वारका कोर्ट में उस टाइम पे। मतलब पर्चियां लग रही थी, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लग के एंट्री मिल रही थी, हे भगवान। एनीवे वो दौर भी देखा, वो दौर भी निकल गया। फाइनली आया 6वां साल, यानी कि 2023, और 2023 में ये कृतिका चतुर्वेदी जी अभी हमारी जज है, वो शायद 2023 या 22 में ही बनी, इससे पहले कोई और थे। उसके बाद इस मामले में बहुत तेजी आई, और ओके ये मुड़ने वाला है। इस मामले में बड़ी तेजी आई, गवाहियां हुई, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। अभी आज पिछले डेट पे मतलब फाइनल आर्ग्यूमेंट हुए थे, आज है जजमेंट डे। आज जजमेंट देंगे जज। क्या जजमेंट होगा मुझे पता नहीं। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए इस हरासमेंट के लिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रुका रहा उनकी फिक्र के लिए। इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, मेरे से पैसे मांगे, और जब मैंने पैसे देने से मना किया तो मेरे पे केस कर। इसके बीच में एक और घटना हुई, वो भी बताना जरूरी है। शायद 2021 में जज ने कहा कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए एक बार बातचीत कर लीजिए। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या होता है कि वहीं कोर्ट रूम में एक कोर्ट जो है उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, और उसी के आसपास में एक रूम में एक सीनियर लॉयर, कोई सरकारी वकील थे, वो मीडिएटर बनते हैं, आपके वकील होते हैं, और जिन्होंने केस किया वो होते हैं, और वो आपस में बात कर सकते हैं। मैं भी बात कर सकता हूँ, बट मेरे वकील ने कहा कि आप मत कुछ बोलिएगा। अच्छा, उनकी अब शादी हो गई है मैडम की। पहले तो मम्मी ने 2 लाख मांगे थे, इस बार वो आई थी पतिदेव के साथ। पतिदेव उनके गुरु घंटाल टाइप दिख तो रहे थे, और इस पहले मम्मी ने 4 संभाला था, इस बार पतिदेव ने संभाला था। एक आदमी जिसको उस घटना के बारे में शायद ढंग से पता भी नहीं, क्योंकि वो उस लड़की की जिंदगी में बाद में आया जब ये घटना हुई, उसके शायद 1-2 साल के, वो मेरे से मतलब मेरे वकील से बहस कर रहा है, और फाइनली उसने कहा कि मुझे 4 लाख रुपए चाहिए। कैन यू बिलीव दैट? 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, मतलब मुझे लगता है शायद उन्होंने 2 लाख का ब्याज भी जोड़ लिया। तो ऑफ कोर्स मतलब मेरे को तो हंसी आ गई उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे वकील ने भी कहा कि नहीं, आप ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि वहाँ पे एक सीनियर लॉयर थे, उन सीनियर लॉयर ने उनको कहा कि आप 4 लाख रुपए तो मांग रहे हैं, बट अच्छा उनको मेरी मोटरसाइकिल की जो इंश्योरेंस कंपनी थी उससे भी क्लेम मिल चुका है, शायद 1.5 लाख रुपए, और वो एनीवे इंश्योर्ड ही थी, तो उनका इलाज तो इंश्योरेंस में ही हुआ, पैसा उनका कोई खर्च नहीं हुआ। लेकिन ट्रॉमा हुआ होगा, पैर टूटता है आपको ट्रॉमा होता है। एनीवे उन सीनियर लॉयर ने बोला कि अगर इनको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलता है तो 3 महीने की कैद और 1500 रुपए का जुर्माना, ये है मैक्सिमम पनिशमेंट नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइविंग। और ये 1500 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, ये कोर्ट में जमा होंगे। तो आप सोच तो जानते हो उसका पति उस टाइम क्या बोला? मतलब मैडम तो ना तब बोली थी ना आप बोली। पतिदेव बोलते हैं हाँ हम इनको सजा दिलाना चाहते हैं।
किस बात की सजा? मदद करने की तेरी बीवी की। एनीवे, तो इसके बाद ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की भी बात हो गई खत्म। और मैडम अब बेंगलोर में रहती हैं, तो वहाँ से फ्लाइट पकड़ के आती मुझे सजा दिलाने के लिए डेट करने। यानी कि उनने जो ट्रॉमा झेला एक्सीडेंट का वो झेला, उनने केस का ट्रॉमा मेरे को भी दिया, खुद भी झेल रही है। कमाल है। यही है वो रेड लाइट दोस्तों, सेक्टर 1 द्वारिका। बट हम उधर से आ रहे थे, आते टाइम दिखाऊंगा मैं। तो लगभग पहुँच गए हम द्वारिका कोर्ट। सेक्टर 10 में है द्वारिका कोर्ट, राइट में है कोर्ट की बिल्डिंग और आगे से लेते हैं यू टर्न। तो ये है जी पार्किंग। तो जाते हैं कोर्ट में, लौट के आते हैं और फिर बताते हैं अगर लौट के आए तो कि आपको क्या जजमेंट रहा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द जजमेंट। फैसले के लिए थोड़ा इंतजार करें। मैं जब कोर्ट के अंदर जा रहा था तो ये विश्वास तो मुझे था कि न्याय मुझे अवश्य मिलेगा, पर मन के किसी कोने में थोड़ा कौतूहल भी था कि क्या पता जज सजा ही सुना दे। 3 महीने कैदे बामुशक्कत, पर किसी तरह मैंने मन को शांत बनाए रखा और 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जज कृतिका चतुर्वेदी ने अपना फैसला सुनाया। एंड गेस व्हाट, हमें कर दिया गया है बाइज्जत बरी। आज का दिन रहा काफी अच्छा। इस कोर्ट केस से फाइनली छुटकारा मिला। और वो लड़की जिसने ये केस किया था, मैंने सारी कहानी अभी सुनाई आपको, कितनी वो लालची है पैसों की कि उसे जजमेंट से कोई मतलब भी नहीं। मैं आप पे कोई केस करूंगा तो जजमेंट डे के दिन आऊंगा कि नहीं आऊंगा कि भाई इसका जजमेंट क्या रहता है। एनीवे, फाइनली जज साहब जो थी कृतिका चतुर्वेदी जी, उन्होंने सच का साथ दिया और मुझे किया बाइज्जत बरी। अब जा रहे हैं हम लाजपत नगर की तरफ, जहाँ मेरे IBM के दिनों के दोस्त आयरन भटेजा से मिलेंगे। एंड उसके बाद है मेरी मीटिंग स्वाति शर्मा से, और स्वाति से मिलने के बाद हम जाएंगे नोएडा। एंड कल सुबह करेंगे हम अपनी यात्रा शुरू हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो ये है एग्जैक्टली वो सिग्नल जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। आगे जाके राइट लेके एक्सीडेंट हुआ था और मैं उस दिन भी इसी तरह ट्रैफिक में काफी पीछे खड़ा हुआ था। तो आप देख रहे हैं मेरे आगे कितनी गाड़ियां हैं, वो आप देखिए, वो है राइट। यहाँ से इसी तरह उस दिन भी मैं चल रहा था, मेरे आगे गाड़ियां, फिर मैंने राइट लिया बिल्कुल इसी तरह। जो ट्रैफिक की स्पीड है वही मेरी स्पीड है। एंड एग्जैक्टली इस पॉइंट पे वो खड़ी हुई थी लड़की, यहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद तुरंत मैंने अपनी बाइक रखी और ऑटो लेके चला आगे की तरफ। अब मैं दिखाऊंगा आपको वो हॉस्पिटल। तो ये है वो हॉस्पिटल जहाँ मैं लेके आया था, महाराजा अग्रसेन अस्पताल। तो फाइनली ये किस्सा हुआ ओवर। चलो भाई, खत्म करो पान वाला। हाँ, मैं कॉल करता हूँ अगर अभी बना तो, बाकी नहीं तो लौटते टाइम मिलेंगे। तुमको ले लिया मैंने ब्लॉग में, इस वाले एपिसोड में आ जाओगे तुम भी। बसंत बहिला सखी कोकिला डाकिला रे, बसंत बहिला सखी कोकिला डाकिला रे, एमन समय प्रिय सखा विदेश रहिला रे, एमन समय प्रिय सखा विदेश रहिला रे, बासेरो बासुरी सखी सरल काठेर बासी रे। पता तो किसने दी ट्रेनिंग ऐसे भीख मांगने की? बोलो, स्कूल जाते हो, बोलते नहीं हो, खाली भीख मांगते हो। गजब है यार, जरा जरा से बच्चे ऐसे ट्रेंड हैं एकदम, हाथ लेके तब तक खड़े रहेंगे जब तक आप कुछ उस हाथ में डाल ना दो। जब तक भारत से भीख मांगने वाले, खासतौर से छोटी उम्र के भीख मांगने वाले बच्चे गायब नहीं होते, गायब इन द सेंस उन्हें ज़रूरत ना पड़े भीख मांगने की, तब तक देश का कुछ भी होना बड़ा मुश्किल है। मैं बोल ही रहा था, मैंने कहा लेट हो गया कहीं जमील भाई भाग ना गए हो। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, आजकल मैंने कहा वो चले जाते हो ना बुआ के यहाँ, कहाँ पे